तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्श्व स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को। यहां पे पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन और क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड यहाँ पे पढ़ाया था, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। इसकी एसिडिटी के बारे में बहुत सारी बात मैंने यहाँ पे की थी। फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कैसा होता है, इनका इफेक्ट कैसा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सबकी बात मैंने यहाँ पे की थी। अब मैं आज यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ और बेसिकली ये हमारा आज यहाँ पे पार्ट 5 होने वाला है। पूरी कोशिश है कि आज हमारा ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 5 पार्ट यहाँ पे आपको ये लगे हैं इस चैप्टर खत्म करने में। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा अगला केमिकल रिएक्शन होता है, वो होता है कि यहाँ पे COH बॉन्ड का क्लीवेज, यानी कि COH बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ना, यानी कि COH बॉन्ड के यहाँ पे क्लीवेज कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 बातें यहाँ पे आती हैं, 5 में 4 बातें आती हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, यानी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ हमें एक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? जैसे ये आपका यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। एनसीईआरटी में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये एक इथेनोइक एसिड है। और इसके साथ हमने क्या किया है, एक P2O5 एज अ यहाँ पे हमने रिएजेंट यूज किया है। फिर हमने यहाँ पे हीटिंग की है, 2 बार हीटिंग यहाँ पे की है। मीन्स कि या तो ऐसे कर दो या तो ऐसे कर दो, यानी कि एक मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है। कोई भी एक मेथड अगर हमने अप्लाई किया हमारे इस करस्पॉन्डिंग एथेनोइक एसिड पे, 2 एथेनोइक एसिड ये है, तो क्या होगा, यहाँ से हमें एक इथेनोइक एनहाइड्राइड देखने को मिल जाएगा। अब स्ट्रक्चर को देख के आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो OH है और ये जो HO है, ये दोनों का दोनों यहाँ से उड़ जा रहा है। क्यों उड़ जा रहा है? H2 यहाँ से गायब हो जा रहा है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को चला जा रहा है और एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे रह जा रहा है, यानी कि एक यहाँ से हाइड्रोजन गया इसको OH को लेके, तो वाटर क्या हुआ, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो साइड प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि H2O यहाँ पे निकल के अलग आता है, तो H2O गया और फिर हमें यहाँ से इथेनोइक एनहाइड्राइड देखने को मिल गया। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ये यहाँ पे होता है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला जो यहाँ पे होता है वो ये होता है यहाँ पे स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन आपका बहुत आसान होता है। स्टेरिफिकेशन में क्या करना है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मैंने लिया, इसको मैंने रिएक्ट करवाया एक एल्कोहल के साथ, फिर मैंने इसका एसिडिफिकेशन कर दिया H+H2O के साथ। यहाँ पे H2O नहीं लिखा था इसलिए मैंने H2O यहाँ पे अलग से लिखा है, तो आप यहाँ पे भी H2O लिख सकते हैं। और हीटिंग तो आपको करनी पड़ती है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बस आपने एक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसको रिएक्ट करवाया एक अल्कोहल के साथ और फिर इसका यहाँ पे हमने एसिडिफिकेशन किया। जैसे ही हमने इनका रिएक्शन करके एसिडिफिकेशन किया तो H2O तो यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो गया, H2 यहाँ से मार के निकल गया और यहाँ से हमें फिर एस्टर देखने को मिल गया। तो ये हमारा यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन होता है, तो हमें ये एस्टर देखने को यहाँ पे मिल गया। तो ये हमारा एस्टेरिफिकेशन यहाँ पे हो गया। ओके, फिर अगला यहाँ पे आता है PCl3 PCl5 SOCl2। याद होगा अगर मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में पढ़ाया था कि वहां पर कैसे हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं का रिएक्शन जब COH बॉन्ड का क्लीवेज हो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि PCl3 के साथ, जैसे मान ली मैंने यहाँ पे RCOOH लिया, अब PCl3 लिया। अब क्योंकि इसको हमें बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 क्लोरीन यहाँ पे है, कुछ इस तरीके के कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलता है। तो अगर आपको याद होगा तो हमें क्या मिलता है, RCOO जो रहेगा वो क्या करेगा, वो यहाँ से एक Cl को उठा लेगा और फिर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। RCOCl याद कीजिए, वहां पे PCl3 मैंने पढ़ाया था, साइड प्रोडक्ट में हमारा क्या निकलता था, साइड प्रोडक्ट में हमारा H3PO3 मिलता है। वहां पे जो प्रिपरेशन में था वहां पे हमने एक अल्कोहल निकाला था। यहाँ पे देखिए H3PO3 तो हमारा साइड प्रोडक्ट में निकलेगा ही, और RCOCl हमारा एक यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के मिलेगा अगर आपको याद हो तो। ओके, बैलेंसिंग करने के लिए 3 मैंने यहाँ पे यूज़ किया था कि क्योंकि PCl3 यहाँ पे है। बैलेंसिंग करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब अगली बात करते हैं, यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ। PCl5 के साथ हमें इसे बैलेंसिंग करने की नीड नहीं है। PCl5 के साथ अगर आपको यहाँ पे साइड प्रोडक्ट याद हो तो आप मेन प्रोडक्ट आसानी से बना लेंगे। मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट आपका फिर से और कुछ नहीं बल्कि आपको RCOCl ही मिलेगा। ये आपका क्या है, ये आपका एक एसाइल क्लोराइड है। एक यहाँ पे हमें एसाइल क्लोराइड मिल रहा है और साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा, एक सेकेंड, ये आपका PO बनेगा, POCl3 हो जाएगा। ओके, POCl3 आपको मिल गया और साथ में यहाँ पे एक HCl भी देखने को मिल जाएगा। 5 क्लोरीन यूज हो गए, एक क्लोरीन यहाँ पे आया, 3 क्लोरीन इसके साथ गया और एक क्लोरीन यहाँ गया, तो 3 यहाँ पे बन गए। तो इस तरीके को ये मेन यहाँ पे कंपाउंड बन गया और ये इसके यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बन गए। ये हमारा यहाँ पे P है, याद रखना ये P है, P P P।
POCl3 और HCl। तो PCl3 के साथ हमने देख लिया, PCl5 के साथ देख लिया। अब एक होता है यहाँ पे SOCl2 के साथ। SOCl2 भी अगर आपको याद हो तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रिपरेशन के लिए, और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये SO2 गैस जो रहता है वो यहाँ से रिलीज कर देता है। तो SO2 गैस यहाँ से निकलेगा, फिर से हमें यहाँ पे RCOCl देखने को मिलेगा। अब इसके साथ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सोचिए सोचिए, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे हमें HCl देखने को मिल जाएगा। मेन प्रोडक्ट हो गया, और फिर यहाँ पे ये साइड प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमारा रिएक्शन होता है PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का, जब COH बॉन्ड का यहाँ पे क्लीवेज होता है। COH बॉन्ड, COOH बॉन्ड नहीं, COH बॉन्ड का क्लीवेज कार्बोक्सिलिक एसिड में, केमिकल रिएक्शन में। आखिरी रिएक्शन जो होता है वो होता है यहाँ पे अमोनिया के साथ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी भी अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी तरीके के यहाँ पे ब्रेकिंग या फिर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका ये फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले अमोनियम एसीटेट ही बन जाएगा, CH3CO NH4+। ये क्या हुआ, यहाँ से NH3 गया, इसके साथ लिया, यहाँ ऑक्सीजन गैस नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग गया। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं अमोनियम एसीटेट। ये हमारा अमोनियम एसीटेट है। फिर हमने क्या किया, इसको एसिडिफाई कर दिया, हीट किया, H2O यहाँ से एलिमिनेट होगा, और फिर हमें यहाँ से एसीटामाइड देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट अमोनिया के साथ किया जाए, फर्दर एसिडिफिकेशन के साथ हमें वहाँ पर एक अमाइड देखने को मिलता है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो एक अमोनियम एसीटेट देखने को मिलेगा, फिर फर्दर एसिडिफिकेशन करने पे एक अमाइड देखने को मिलेगा। ये एसीटामाइड यहाँ पे देखने को मिला है। अब कार्बन एटम यहाँ बढ़ा दोगे तो और ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगा। वही सेम काम यहाँ पर हुआ है एरोमेटिक के साथ। हमने एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसे हम बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, इसे हम बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। बेंजोइक एसिड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। बेंजोइक एसिड है। अब इसके साथ हमने अमोनिया का ट्रीटमेंट किया, अमोनिया के ट्रीटमेंट के साथ हमें एक अमोनियम बेंजोएट देखने को मिला, हमारा अमोनियम बेंजोएट है। फिर उसके बाद फर्दर एसिडिफिकेशन करने पे हमें एक अमाइड देखने को मिली, इसे हम बेंजामाइड यहाँ पे कहते हैं। बेंजामाइड ये हमारा हो गया है। ये हमारा एसिटामाइड है, ये एलिफेटिक है, और ये यहाँ पे एरोमेटिक है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, ये मैंने पेज जो है ये मैंने एनसीईआरटी से यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन जो रहता है, ये वैसे तो एग्जाम में पूछा गया नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स जो आगे जाके बनते हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, आपको यहाँ पे आना चाहिए। ये देखिए यहाँ क्या है, ये हमारा 1,2-डाई बेंजोइक एसिड यहाँ पे यूज किया गया। ये क्या है हमारा 1,2-डाई बेंजोइक एसिड, 1,2-डाई बेंजोइक एसिड ये यहाँ पे है। इसको पहले अमोनिया के साथ ट्रीट किया तो एक अमोनियम थैलेट बना, मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड बना इसे हम अमोनियम थैलेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी NHCO NH4+ बना, और यहाँ पे भी बना, दोनों साइड दो यहाँ पे COH ग्रुप का यूज हुआ है, तो दोनों तरफ अमोनिया यहाँ पे जाएगा। तो एक चीज अभी कह सकते हैं, बैलेंसिंग के लिए 2NH3 यूज किया गया होगा। तो 2NH3 के साथ हमें अमोनियम थैलेट मिला। फिर हमने इसका फर्दर एसिडिफिकेशन किया तो हमें एक थालामाइड मिला। थालामाइड, थालामाइड यानी कि एक अमाइड मिल गया। ये हमारा एक अमाइड है, हमारा एक अमाइड है जिसे हम थालामाइड कहेंगे। और फिर उसके बाद जब हमने एक बार फिर से क्या किया, हमने अब यहाँ से वापस से स्ट्रॉन्ग हीटिंग बार फिर किया। मतलब एक बार तो देखो एसिडिफिकेशन किया, वहाँ पे हीटिंग किया, तो हमें थालामाइड तो मिल गया, यहाँ पे मिल गया, लेकिन अब हमने फिर से उसको फर्दर हीट कर दिया, मतलब और ज्यादा उसको गर्म किया। तो और स्ट्रॉन्ग हीटिंग की वजह से क्या रहेगा, NH3 जो है वो से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि NH2 यहाँ से जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से कट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से उठेगा, NH3 यहाँ से निकलेगा, और फिर हमें जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ पे थालीमाइड। तो ये हमारा थालामाइड होता है, ये हमारी यहाँ पे थालीमाइड होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, यहाँ थालामाइड और ये थालीमाइड, ये चीज आपको याद रखनी है। थालामाइड स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, फर्दर हीटिंग पे नहीं मिलेगा, नॉर्मल हीटिंग पे थालामाइड, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग फर्दर करने पे थालीमाइड मिलेगा। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए, अमोनियम वहां से निकल जाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा आखिरी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आता है वो होता है यहाँ पे COOH बॉन्ड का यहाँ पे क्लीवेज। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा कि RCOH में जब OH बॉन्ड टूटेगा RCO बचेगा, फिर हमने पढ़ा कि RO बॉन्ड बचेगा, COH बॉन्ड टूटेगा। अब हम पूरा पढ़ेंगे कि COOH बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, सिर्फ हमारा यहाँ पे R बच जाएगा। तो दो रिएक्शन यहाँ पे होते हैं। सबसे पहला होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब आपको अगर याद होगा तो वही सेम कि आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसके ऊपर जब हमने LiAlH4 डाला और यहाँ पे हम एस्टर का प्रेजेंस यहाँ पे लेंगे, तो हमें यहाँ से डायरेक्टली एक अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन देखने को यहाँ पे मिलता है। रिडक्शन करेंगे LiLH4 या एस्टर के साथ, तो हमें एक यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिल रहा है। प्राइमरी अल्कोहल क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही कार्बन एटम को अलग से यूज किया, इसका सल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है।
और भी अगर कंपाउंड में हम चाहें तो हम यहाँ पे B2H6 यानी डाइबोरेन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डाइबोरेन जो रहता है वो बहुत आसानी से एस्टर या हेलो ग्रुप वगैरह जैसे को रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम बेसिकली इसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इससे भी यहाँ पे काम हो जाता है। आखिरी आता है यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन होने का मतलब है कि कार्बोक्सिल ग्रुप को यहाँ पे रिड्यूस कर देना। डी कार्बोक्सिलेशन से यही पता चला कि कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा देना, कुछ और यहाँ पे बना देना। कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या रहेगा, यहाँ पे जैसे मैंने एक कार्बोक्सिलेट आयन लिया है, ये हमारा RCONA यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। ओके, अब मैंने इसको ट्रीट किया यहाँ पे NaOH के साथ, मैंने यहाँ पे हीटिंग की और मैं यहाँ पे एक एज अ कैटलिस्ट कैल्शियम ऑक्साइड भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ से Na जो रहेगा वो यहाँ से रिड्यूस होगा, तो क्या होगा, यहाँ से हमें एक कंपाउंड ऐसे Na2 मिलेगा क्योंकि 2 Na हो गया। फिर यहाँ पे CO, अब देख सकते हैं यहाँ से CO2 हो जाएगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, फिर यहाँ से भी एक ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये यहाँ से ऐसे कुछ कंपाउंड बन जाएगा Na2CO3, एक साइड प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। अब इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और इसके साथ हमें एक और कंपाउंड जो मिलेगा वो बचा कुचा मिलेगा, बचा कुचा क्या होगा, वो हमारे यहाँ से एक R होगा और यहाँ से हमारा एक H होगा, तब क्या होगा, हमें एक RH देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन का यूज़ किया गया, ये वाला नहीं याद रखना, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। तो हम COH बॉन्ड के क्लीवेज जब होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम एक चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमने वहाँ पे LiAlH4 या एस्टर या डाइबोरेन का यूज़ किया तो हमें अल्कोहल देखने को मिलता है, लेकिन जब हमने उसके ऊपर ट्रीटमेंट के NaOH और CaO के साथ और हीटिंग की तो हमें एक हाइड्रोकार्बन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। रिडक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन होता है जब COH बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आखिरी पे हम आ गए हैं यहाँ पे, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ही नेम रिएक्शन जो हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है यहाँ पे हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसको शॉर्ट टर्म में हम लोग HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। HVZ रिएक्शन जो रहता है इकलौता नेम रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। देखिए बहुत बातें क्या लिखी है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन हैलोजेनेटेड द अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस to give alpha halo carboxylic acids. The reaction is known as Hell-Volhard-Zelinsky reaction. मतलब कि जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था कि वहाँ पे जब एक अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड के पास या कीटोन के पास, तब वहाँ पे जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें एक एल्डोल कंडेंसेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। एल्डोल कंडेंसेशन तब होता है जब एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन हो तो, और वही सेम काम जब कार्बोक्सिलिक एसिड में एक अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस हो तो उसको जब हम हेलोजनेट करेंगे यानी कि हेलोजन के साथ उसको ट्रीट करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो अल्फा पोजीशन पे ट्रीटमेंट होगा क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, तब हमें जाके एक अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कि एक हेलोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस भी हम एज अ कैटलिस्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे, तब जाके हमें ये कंपाउंड देखने को मिलेगा, और जब कुछ ऐसा यहाँ पे काम होगा तब उस रिएक्शन को हम लोग हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन या HVZ रिएक्शन यहाँ पे कहेंगे। अब HVZ रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, अब जैसे मैंने मान लिए यहाँ पे लिया RC डबल बॉन्ड OOH। अब देखिए ये जो हमारा कार्बन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा ही, अगर हमने CH3 या CH2 वगैरह कुछ भी यहाँ पे यूज़ किया, चाहे CH3 हो या C2H5 हो, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा ही। अब इसका ट्रीटमेंट मैंने किसके साथ किया है, मैंने एक X के साथ किया है। X का मतलब कि यहाँ पे या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन क्लोरीन नहीं, सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन, उसके साथ हमने इसको ट्रीट किया, X2 ये होगा याद रखना। और रेड फॉस्फोरस का प्रेजेंस हमने यहाँ पे डाला है, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस यहाँ पर स्मॉल अमाउंट पर डाला है, ये देखिए लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस। अब यहाँ से क्या होगा, हमें एक अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा बनेगा, मैं आपको यहाँ पे एक बार बता भी देता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैंने इस तरह का कंपाउंड यूज़ किया तो ये बन जाएगा आपका RCH COOH और यहाँ पे एक X आके जुड़ जाएगा। अब क्योंकि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप भी आ गया, फिर एक हेलो लिखा हुआ तो एक हेलोजन होना चाहिए, हमारा हेलोजन हो जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन, और फिर उसके साथ ये हमारा देख सकते हैं, इसके साथ ये हमारा अल्फा कार्बन है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास और इसी से हमारा जो हेलोजन है वो जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हो गया है। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होता है, इकलौता और सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन या HVZ रिएक्शन। अब एक और यहाँ पे होता है वो होता है रिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इसे हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, रिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिल group acts as deactivating and meta directing group. They however do not undergo Friedel-Crafts reaction because carboxyl group is deactivating. carboxyl group जो रहता है वो deactivation उसका होता है और कैटलिस्ट जो वहाँ पे यूज करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड, वो बॉन्डेड हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ डीएक्टिवेट होने की वजह से। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, ये पता चल गया क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप डीएक्टिवेट होता है और जो कैटलिस्ट वहाँ पे AlCl3 हम यूज करते हैं वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्डेड रहता है, तो वही जो रहता है लुईस एसिड या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड वही उस कार्बोक्सिल ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग नेचर का बना देता है। तो डीएक्टिवेटिंग नेचर होने की वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये नहीं जाता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो देखिए ये हमने यहाँ पे एक अपना एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, इसके ऊपर हमने डाला कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हम इसका क्या कर रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर क्या हुआ, अब क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, इसलिए मेटा पोजिशन पे ही यहाँ पे NO2 ग्रुप है वो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेटा पोजिशन पे यहाँ पे ये हमारा मेटा पोजिशन है, तो ये हमारा जो नाम बना है इसे हम कहते हैं मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। और फिर उसके बाद ये एक तो हमारा ये बन गया क्योंकि नाइट्रिफिकेशन यहाँ पे हो गया। अब दूसरा होता है कि इसी बेंजोइक एसिड को हमने ट्रीट कर दिया Br2Fp Br3 के साथ, तो हमें यहाँ से मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड देखने को मिल गया। तो ये हमारा और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये हमारा नाइट्रिफिकेशन है, हमारा नाइट्रिफिकेशन में आ जाएगा नाइट्रिफिकेशन, और इसको हम कह सकते हैं ये हमारा ब्रोमिनेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ जा रहा है मेटा ग्रुप पे और वहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप जो है वो जाके हमारा मेटा ग्रुप पे जुड़ जा रहा है। तो ये हमारा नाइट्रिफिकेशन और ये हमारा ब्रोमिनेशन। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ यूजर्स की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जो मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड का मतलब कि आपका यहाँ पे, अरे सॉरी एक सेकेंड, CH3 नहीं होगा ये, 1 सेकेंड, हाँ, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं इसे हम कहते हैं यहाँ पे HCOH, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं और आईयूपैक सिस्टम में हम इसे मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो इसको यूज किया जाता है रबर बनाने के लिए, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल्स बनाने के लिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया जाता है। इथेनोइक एसिड जो कि हमारा CH3COOH होता है उसको यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट और एज अ विनेगर इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में उसे एज अ विनेगर यूज किया जाता है, यानी कि सिरका बनाने के लिए, और एज अ सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है फूड इंडस्ट्री में फूड वगैरह बनाने के लिए। फिर हमारा जो हेक्सेन डायोइक एसिड होता है, अब हेक्सेन डायोइक एसिड क्या होता है आपको वो चीज़ मालूम चाहिए, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप जो लगे हों, ये हमारा कुछ इस तरीके से हेक्सेन डायोइक एसिड होता है। ये स्ट्रक्चर मैंने पे रफली बनाया, आप खुद से बना के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको यूज़ किया जाता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलॉन 6,6 जो कि हमारी एक रस्सी होती है, रोप होती है, रोप बनाने के लिए हेक्सेन डायोइक एसिड का यूज़ किया जाता है। फिर बेंजोइक एसिड के जो एस्टर्स होते हैं उनको परफ्यूम्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। सोडियम बेंजोएट जो हमारा यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बेस के साथ रिएक्ट करने पे, उसको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, यानी कि फूड्स को यानी खाने को प्रिजर्व करके रखने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, ताकि उनमें फर्मेंटेशन वगैरह कुछ ऐसे अलग तरीके के प्रोसेस मेथड्स ना हो, तो उसको यूज़ किया जाता है। और जो हाइयर फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि ऐसे कार्बोक्सिल ग्रुप जिनमें कार्बन के जो संख्या रहती है वो ज़्यादा होती है, मीन्स हायर मेंबर जो होते हैं उन्हें हम फैटी एसिड्स भी वहाँ पे कहते हैं कुछ कुछ को। तो हायर फैटी एसिड्स जो रहते हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, यानी कि डिटर्जेंट और साबुन वगैरह बनाने के लिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो इसी के साथ अब हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जो यहाँ पे पोर्शन था पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ अब आपका पूरा का पूरा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बची है जो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाई गई हो या मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन ना की हो। पूरा का पूरा ये जो चैप्टर था हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो आप यहाँ पे खुद के लिए भी यहाँ पे क्लैपिंग कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा चैप्टर था हमारा ये, जो कि आज यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट जरूर से कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लगातार वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा कंटेंट कब डाल रहे हैं, कैसी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, CUET के रिगार्डिंग हर चीज़ हम यहाँ पे डालते रहते हैं अपने चैनल पर। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर जाननी है, समझनी है और चाहिए लगातार अपडेट्स, तो आप चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को यहाँ पे लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और कमेंट करके बताइए कि अगर कोई कमी है या फिर कुछ और हम यहाँ पे एनहांसमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ से कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, सब कर सकते हैं। ओके, तो अब हम मिलते हैं फिर यहाँ पे किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एस्पेक्ट एंड वेरियस अदर थिंग्स। थैंक यू।